डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम एनईपी सीरीज बेसिकली डीयू के लिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल के किसी भी वीडियो को, तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं उस चैनल पे जो पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस ऑल्सो उसकी नॉलेज शेयर करने का एक छोटा सा प्रयास, एक बेहतरीन वे में, रिसर्च बेस्ड, नो नॉनसेंस बेसिस पे एंड प्योरली एग्जामिनेशन फोकस, जिससे कि आपको फायदा हो और हम लोग मिलकर नॉलेज शेयर करें। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जो वन ऑफ द अप्रोचेज है टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन पॉलिटिकल साइंस। इसके पहले हम लोगों ने सिस्टम अप्रोच, जिससे ये निकलता है, उसकी चर्चा की थी, और देखेंगे इससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसकी क्या मायने हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और कैसे आप एग्जामिनेशन में इसको डील कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। Approaches to study comparative politics as per the NEP syllabus for a 4-year degree course. A structural functional approach, and which will be not only useful for BA honors political science student or DU, but all the universities in India जो ये इस syllabus NEP syllabus को follow करें। Let us begin. इस वीडियो लेक्चर की जो स्ट्रक्चर है, एज यूजुअल सबसे पहले इसका एक जिस्ट देंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल अप्रोच का एज ए डेरिवेटिव ऑफ द सिस्टम अप्रोच, उसके थोड़े फीचर्स को जानेंगे। फिर उसके बाद डिटेल में जो है क्या इसके मायने हैं, खास करके स्ट्रक्चर के क्या मायने हैं, फंक्शंस के क्या मायने हैं, कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, एज पर गैब्रियल एलमंट जिसने इसको पॉलिटिकल साइंस में डेवलप किया है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रॉस एंड कॉन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की, और फिर सम अप करेंगे। चलिए सबसे पहले एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, एक मोटी मोटी, जैसा इसका नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो पहले तो ये समझिए कि ये सिस्टम अप्रोच जो पहले पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब कि उससे निकलता है, आप ये कह लीजिए, उसको बेसिस मान करके जब आप उसके ऊपर ओवरले करते हैं किसी थ्योरी को, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच उस टाइप का है। जैसे इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, उसी तरह स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। बेसिकली ये सिस्टम के अंदर झांकता है। आपको मैंने पहले बताया, सिस्टम मतलब एक ब्लैक बॉक्स समझिए, उसके अंदर में कुछ एलिमेंट हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट से इनपुट आती है, ये इसको प्रोसेस करता है, आउटपुट निकलती है, और कुछ पोर्शन आउटपुट का फीडबैक लूप में जाती है। ये ओवरऑल इन्वायरमेंट के अंदर ये सिस्टम काम करता है। सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे बॉडी हमारा एक सिस्टम है, कोई इकोसिस्टम है, तालाब एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोसाइटल सिस्टम, अलग अलग सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, कई तरह के सिस्टम हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। सिस्टम का मतलब ये होता है कि कुछ पार्ट्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट करके एक ओवरऑल होल बनाते हैं, इंटीग्रेटेड, जो होल अपने पार्ट से कुछ अलग ही हटके उसकी आइडेंटिटी होती है, अपने को वो मेंटेन करता है, स्टेबल रखता है ओवरऑल। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर में ये झांकता है और ये पाता है कि ये सिस्टम जो बना है ना, वो कुछ स्ट्रक्चर से बना है। अब ये क्या स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे, और वो कुछ फंक्शन करते हैं इसेंशियल, जिससे कि ये सिस्टम जो है स्टेबल रहता है, ऑर्डर मेंटेन करता है, अडॉप्ट करता है, और बने रहता है। स्टेबल जो है वो इक्विलिब्रियम में अपने एनवायरनमेंट से बना रहता है। तो वो क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शंस है और कैसे ये स्ट्रक्चर और फंक्शन सिस्टम को मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी देता है, इसी की जो स्टडी बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में करते हैं। और इसके थ्रू ही जो है कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम है और एक दूसरा है, मान लो ए और बी है, तो ए में किस किस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, और बी में किस किस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। इसको कंपेयर करते हैं कि मान लीजिए एक फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, वो सिस्टम ए में कौन सा स्ट्रक्चर कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, और सिस्टम बी में कौन सा स्ट्रक्चर कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। इससे हम कंपेयर करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। ये ओवरऑल इसकी है। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ देते हैं। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय गैब्रियल एलमन, ऑफ कोर्स बिंघम पावल के साथ इन्होंने किया था 1960s में। ये वो दौर था जबकि बिहेवियरलिज्म जो है सर चढ़ के बोल रहा था, और उसके बेसिस पे जो है सिस्टम अप्रोच बनी थी, और फिर सिस्टम अप्रोच से जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बनती है। This approach view political system as a set of interdependent structures that fulfill particular roles or function, जो मैंने कहा। तो ये सिस्टम के अंदर झांकते हैं और सिस्टम को ये पाते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स
से बना हुआ है जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और मिल करके ये स्ट्रक्चर कुछ रोल और फंक्शंस करते हैं जिससे सिस्टम बना रहता है। जैसे कि आलमंड कहीं लैंग्वेज में कहें तो ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव स्ट्रक्चर्स, दैट इज वो डिफाइन भी करते हैं स्ट्रक्चर को, लेजिटिमेट पैटर्न ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस बाय विच ऑर्डर इज मेंटेन्ड। आप इसको 4 बार पढ़ के याद कर सकते हैं कि सोशल साइंस में स्ट्रक्चर का मायने जो है, स्ट्रक्चर कोई ब्रिक मोर्टार का कोई दीवार या बिल्डिंग या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की नहीं हो करके, इट इज नथिंग बट पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक ऐसा पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो एक तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, जो कि मतलब एक तरह से इनग्रेन हो गया सोसाइटी में, उसको गिवन है। जैसे इवन मैरिज को भी आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उसमें पति पत्नी के बीच का जो रिलेशन है या रिलेशन जो फैमिली कैसे मैरिज को देखती है, वो एक तरह का पैटर्न सोशल बिहेवियर है, पैटर्न सोशल बिहेवियर एंड पैटर्न सोशल रिलेशन, दैट इज स्ट्रक्चर। So all political systems have structure and all political structure perform their respective functions which with different degree in different political system। अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं। यही बेसिकली इसका इसेंस है। अब इसके यदि फीचर देखें हम तो इसमें सेंट्रल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट स्ट्रक्चर फुलफिल व्हाट बेसिक फंक्शन एंड अंडर व्हाट कंडीशन इन द गिवन पॉलिटिकल सिस्टम और सोसाइटी। मेन है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में ये स्टडी किया जाता है, मान लीजिए कि कोई रिलीजियस फंक्शन है या कोई इकोनॉमिक फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है या लीगल फंक्शन है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज, अंडर व्हाट कॉन्टेक्स्ट ये स्ट्रक्चर जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम में, इसकी एनालिसिस यहाँ पे की जाती है। Elements or part of the system and patterns of behavior and interactions among them form structures which perform specific function। बार बार आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज ए पैटर्न ह्यूमन बिहेवियर और पैटर्न सोशल बिहेवियर और पैटर्न ह्यूमन रिलेशन। और ये जो पैटर्न सोशल बिहेवियर है या पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर कहिए, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटरडिपेंडेंट है, यही स्ट्रक्चर और उसका इंटरेक्शन है और ये मिल करके क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे कि सिस्टम अपना ऑर्डर मेंटेन करता है और स्टेबल रहता है। इसमें जो डोमिनेंट टेंडेंसी है वो सिस्टम को स्टेबल बनाने की है, स्टेबिलिटी थ्रू इनबिल्ट मैकेनिज्म। मतलब हर स्ट्रक्चर इस तरीके से फंक्शन करता है कि सिस्टम स्टेबल बना रहे और अपने इन्वायरमेंट से इक्विलिब्रियम में रहे। एडेप्टेबिलिटी जो है वो एम होती है जिससे कि सिस्टम फलता फूलता रहे, वो विदर अवे ना कर जाए। चेंजेस जो है होते हैं लेकिन वो ग्रेजुअल होते हैं, वो इंक्रीमेंटल होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं टिंकरिंग और एडेप्टिव होते हैं। मतलब चेंज बहुत ही रेडिकल नहीं होता है, चेंज ऑलवेज जो है इस तरह से होता है कि यदि इन्वायरमेंट बदल गया, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वो बदल गई, जो जुडिशरी का जो मिजाज है या जो काम करने का तरीका बदल गया, तो उस अनुसार से जो है पॉलिटिकल सिस्टम अपने को थोड़ा बहुत टिंकर करके एडजस्ट करती है बदलते हुए इन्वायरमेंट से। It involves identification of a set of required or recurring functions and structures and their interrelation performing those functions। तो इसमें ये दिखाया जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्या क्या फंक्शंस जो है रिक्वायर्ड होते हैं, जो ऑलवेज रिकर करते हैं। कुछ फंक्शन जो है जरूरी होते हैं जिसको कि करना जरूरी, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, लीगल फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन है या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। इसी तरीके से कुछ फंक्शन जो है वो होंगे तभी कोई पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा एट फर्स्ट, तो जिसको प्री रिक्विजिट फंक्शंस कहते हैं। तो उस तरह के फंक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर उस पॉलिटिकल सिस्टम में उस फंक्शन को कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द सेम फंक्शंस इन ऑल सिस्टम। मतलब कि सेम, ये कहना तो खैर यहाँ पे ये है लेकिन इस पर डिबेट भी हो सकता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फंक्शंस करते हैं और हर पॉलिटिकल सिस्टम में वो कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर मल्टी फंक्शनल। मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर जो है कई फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक स्ट्रक्चर जो है वो एक ही फंक्शन करते हैं। इसके अलावा कोई भी जो पॉलिटिकल को फंक्शन होती है या कह लीजिए रोल या फंक्शन, वो भी जो है एक स्ट्रक्चर ना करके कई स्ट्रक्चर उसको जो है करते हैं। ऑल सिस्टम अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट when political structure do behave dysfunctionally। मतलब कि जैसे ही environment change करता है,
जब स्ट्रक्चर में कोई चेंज आती है तो भी जो है सिस्टम को अडाप्ट करना पड़ता है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने के लिए चेंज करनी पड़ती है। और जब इन्वायरमेंट बदलता है, मतलब बाहर का, जो मैंने जैसे कहा लीगल इन्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तब भी जो है सिस्टम को अडाप्ट करना पड़ता है। उसमें स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज होते हैं और उनका इंटरेक्शंस भी चेंज होता है इस तरीके से कि सिस्टम अपने को अडाप्ट कर सके बदलते हुए परिस्थिति से और इक्विलिब्रियम में रह सके, तभी वो मेंटेन रहेगा। दिस इज वेरी नट सेल आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब आइए थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। जैसा मैंने कहा बार बार, बहुत बार मैंने अभी तक कह दिया, अब फिर से एक बार देखते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शन का मीनिंग क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो ए सोशल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज एनी पैटर्न ऑफ बिहेवियर। समझिए, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन भी कर सकते हो, बट बिहेवियर विच हैज बिकम द स्टैंडर्ड फीचर ऑफ ए सोशल सिस्टम, जो एकदम सोसाइटी को डिफाइन करता है। जैसे बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, फैमिली में लोग कैसे बिहेव करते हैं, मैरिज में कैसे बिहेव करते हैं, कास्ट सिस्टम में कैसे बिहेव करते हैं। इसलिए ये सब स्ट्रक्चर हैं, कास्ट सिस्टम हो, चाहे मैरिज हो, फैमिली हो, किथ एंड किन एंड किनशिप, ये सब जो है स्ट्रक्चर। इसी तरह स्कूल भी स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली स्कूल स्ट्रक्चर इसलिए कि उसमें दीवार है और ईंट और बालू और सीमेंट है, नो, बिकॉज वहां पे पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर है। कैसे स्टूडेंट टीचर से बिहेव करते हैं, टीचर कैसे स्टूडेंट से, सीनियर कैसे जूनियर से बिहेव करते हैं, दिस बिहेवियरल पैटर्न डिफाइन स्कूल या एजुकेशनल structure. So social structure is considered any pattern of behavior which has become a standard feature of a social system. These pattern of behavior often become ingrained in the social fabric and help guide how individual behave and relate to one another. तो जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर जो है, वो आपको हर इंडिविजुअल को एक तरह का ऑक्टोपस के तरह चारों तरफ से घेरे रहता है। आपको हर समय स्ट्रक्चर फील होगा। एक बच्चे को फील होगा कि फैमिली में कैसे बिहेव करना है, टूथ ब्रश कैसे चलानी है से लेकर के कैसे हंसना है, कैसे खाना है, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, वहां उसको स्कूल की स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर जो है उसको फेस करना होगा। यदि कोई एडल्ट जो है वो ऑफिस जाता है तो वहाँ ऑफिस के स्ट्रक्चर को उसको जो है फेस करना पड़ता है, वहाँ पे पैटर्न जो है बिहेवियर पैटर्न है जिसको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो हर जगह जो है ना आपको स्ट्रक्चर घेरे रहता है। इसलिए कई बार कहते हैं कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको स्ट्रक्चर से टकराना पड़ता है। उसको कॉमन पार्लेंस में हम सिस्टम कहते हैं। हम कई बार कहते हैं कि यार मैं सिस्टम में ना जकड़ गया हूँ, सिस्टम के जकड़न से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इंडिविजुअल मेरी एजेंसी जो है वो मारी जा रही है क्योंकि वो स्ट्रक्चर हमें काम करने नहीं देता। तो ये जो स्ट्रक्चर का मतलब वही पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो आपको एक तरह से कंस्ट्रेन करती है आपके बिहेवियर को, क्योंकि आपको उस पैटर्न ऑफ बिहेवियर से अपने को अलाइन करना है। स्ट्रक्चर में बी ऑफ टू टाइप, कंक्रीट एंड टेंजिबल। अभी तक मैं आपको बार बार कह रहा हूं इनटेंजिबल स्ट्रक्चर, लेकिन कंक्रीट और टेंजिबल भी होता है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो भी स्ट्रक्चर है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। कॉर्पोरेशन हैं, ब्यूरो हैं, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, या वो एनालिटिक्स, सॉफ्ट और इनटेंजिबल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैरिज है, फैमिली है, या ऑथोरिटी स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर है, कंट्रोल है, अकाउंटेबिलिटी है, कास्ट सिस्टम है, क्लास हायरार्की है, जेंडर रोल है। दिस ऑल आर सोशल स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ए फंक्शन हैज टू मीनिंग। अब आइए फंक्शन क्या है। देखिए स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का मायने यहाँ थोड़ा अलग है जो आप कॉमन डिक्शनरी मीनिंग समझते हैं। फंक्शन के दो मायने हैं। फर्स्ट, इट इज ए पैटर्न ऑफ इंटरडिपेंडेंस और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर स्ट्रक्चर। जो दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं या कैसे इंटर रिलेटेड हैं, ये है फंक्शन। और दूसरा है कंसिक्वेंसेस, इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑन अनदर स्ट्रक्चर और द होल सिस्टम। एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे कास्ट सिस्टम जो है वो मैरिज को इन्फ्लुएंस करता है, और ये दोनों जो है कैसे ओवरऑल जो फैमिली की जो स्ट्रक्चर है या ओवरऑल जो सोशल सिस्टम है उसको कैसे इफेक्ट करते हैं। दीज आर द फंक्शंस। फंक्शंस जो है आइदर पैटर्न ऑफ इंटरडिपेंडेंस होगा ऑफ स्ट्रक्चर, या इन कॉन्सिक्वेंस और इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्ट्रक्चर अदर स्ट्रक्चर या होल सिस्टम होगा। अब आइए ये देखिए कि ए स्ट्रक्चर में भी यूनिफंक्शनल और मल्टी फंक्शनल। मतलब ए यूनिफंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि एक फंक्शन एक स्ट्रक्चर केवल एक फंक्शन कर रहा है। मल्टी फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक ही स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गुजराती समाज एक स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर गुजराती कम्युनिटी बनाया। अब वो स्कूल भी चलाते हैं तो एजुकेशनल फंक्शन भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं तो हेल्थ के जो फंक्शन कर रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल फंक्शन भी कर रहे हैं कि अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं इलेक्शंस में,
प्रेशर ग्रुप का भी फंक्शन अदा करते हैं. सो ए स्ट्रक्चर में भी जैसे मान लीजिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यूनिफंक्शनल है, एक फंक्शन करता है. लेकिन गुजराती समाज जो है मल्टी फंक्शनल स्ट्रक्चर है. सो ए स्ट्रक्चर कैन बी यूनिफंक्शनल और मल्टी फंक्शनल. मैंने कुछ और एग्जांपल दिया, लाइक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये मल्टी फंक्शनल स्ट्रक्चर है. लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत सारे फंक्शन कर सकती है, इवन सोशल सर्विस भी करती है. मल्टी स्ट्रक्चरलिटी भी होता है. एक फंक्शन जो है, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, वो एक स्ट्रक्चर भी कर सकता है जो कि रेयर है, और कई स्ट्रक्चर जो है सेम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को कर सकते हैं. कई आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है, आपने देखा गुजराती समाज भी कर सकता है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट भी करता है. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कई सारे पॉलिटिकल पार्टी भी करते हैं, गवर्नमेंट तो करती ही है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है, कई एक्टर्स जो सोसाइटी में है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते नजर आएंगे. तो इस तरह से कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कई स्ट्रक्चर करते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कई फंक्शन करते हैं. इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर एक ही फंक्शन करे और एक फंक्शन जो है केवल एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा हो. जनरली डेवलप्ड सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर एक ही फंक्शन करता है, जिसको कि हम डिफरेंशिएटेड फंक्शन कहते हैं, टास्क डिफरेंशिएशन. नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्री होता है, जितना पुअर डेवलपिंग कंट्री हो, वहां पे घाल मेल होता है, एक स्ट्रक्चर कई फंक्शन करता है और एक ही फंक्शन के लिए कई स्ट्रक्चर होते हैं. अब थोड़ा और आइए बेसिक पॉस्टुलेट दो गैब्रियल एलमेंट का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, जो अभी तक तो आप इसको अब रटा जाएंगे कि ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव स्ट्रक्चर्स. मतलब कि सिस्टम में स्ट्रक्चर होते हैं. सिस्टम का सबसे जो बेसिक एलिमेंट है वो स्ट्रक्चर है. पैटर्न बिहेवियर, बिहेवियरियल पैटर्न, पैटर्न ह्यूमन बिहेवियर या पैटर्न सोशल बिहेवियर. सो ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव स्ट्रक्चर. ऑल स्ट्रक्चर परफॉर्म सम पॉलिटिकल फंक्शन. अब यहाँ पे सॉरी डियर स्टूडेंट, कुछ स्लाइड पहले मैंने सेम पॉलिटिकल फंक्शन कहा था, उसको सम पढ़िएगा. ऑल स्ट्रक्चर परफॉर्म सम पॉलिटिकल, नॉट सेम पॉलिटिकल फंक्शन, सम पॉलिटिकल फंक्शंस. मतलब कि हर स्ट्रक्चर जो है कुछ ना कुछ पॉलिटिकल फंक्शन करता है. वैसे इस पे कई लोग विवाद करते हैं कि क्या कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता है जो कोई फंक्शन ना करे फिर भी हो. लेकिन स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के अनुसार यदि कोई स्ट्रक्चर है सिस्टम में तो जरूर कोई ना कोई फंक्शन कर रहा होगा. ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर मल्टी फंक्शनल. मतलब ऐसा रेयरली होता है कि एक स्ट्रक्चर एक ही फंक्शन करे. जनरली दे आर मल्टी फंक्शनल. ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर मिक्स्ड इन द कल्चरल सेंस. कल्चरल देखें, क्योंकि एलमेंट ने पॉलिटिकल कल्चर को भी जो है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म से इंटीग्रेट किया था, तो उनका कहना था कि कल्चरल सेंस में देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम प्योर नहीं होते हैं, उसमें कई तरह के कल्चर जो है इंटरमिंगल होते हैं, कई तरह के पॉलिटिकल कल्चर भी. Allemand's structural functionalism is based on the grand theory of functionalism. अब चलिए थोड़ा इसके रूट को देखते हैं. बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है ये एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी से निकलता है. एंथ्रोपोलॉजी में एक बहुत सारे थिंकर जो है, मेलिनोवस्की हैं, रैडक्लिफ ब्राउन हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट लेवी स्ट्रॉस हैं, एक रॉबर्ट के मर्टन तो सोशियोलॉजिस्ट हैं, और सबसे बड़े जो सोशियोलॉजिस्ट टैलकट पार्सन हैं. तो टैलकट पार्सन ने एक ग्रैंड थ्योरी दिया था फंक्शनलिज्म का. उनका सोशल सिस्टम में उनका ये कहना था कि हर सोशल सिस्टम इसलिए स्टेबल होता है कि कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो सोसाइटी के एसेंशियल फंक्शन को करते हैं इस तरीके से कि सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है, सोसाइटी स्टेबल रहती है और इक्विलिब्रियम में रहती है, इसलिए सोशल सिस्टम चलता रहता है. उसी को लेकर के टैलकट पार्सन के फंक्शनलिज्म को लेकर गैब्रियल एलमेंट ने जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को डेवलप किया. तो जैसा मैंने कहा कि टैलकट पार्सन कहते हैं कि सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स, ईच ऑफ विच परफॉर्म functions necessary for the stability and maintenance of the whole system. ये पार्ट को आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं. Allemand applied functionalism to understand how political system operate, meet societal demand, maintain order and equilibrium. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि की एलिमेंट्स जो एलिमेंट के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के क्या है. फर्स्ट है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो लार्जर सोशल सिस्टम का एक सब सिस्टम है. ऑफ कोर्स, क्योंकि जो सोशल सिस्टम है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें रिलीजियस सिस्टम है, उसमें अदर जो लीगल सिस्टम है, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी है, इकोनॉमिक सिस्टम है. द पॉलिटिकल सिस्टम रेफर टू द स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड फंक्शंस. अब देखिए स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ प्रोसेस भी जुड़ जाते हैं.
मतलब हाउ दे आर इंटर रिलेटेड एंड कैसे वो जो है इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट निकालते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन आपस में इंटरेक्ट करके. सो स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड फंक्शंस रिलेटेड टू गवर्नेंस सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पॉलिटिकल पार्टीज. सो पॉलिटिकल सिस्टम रेफर, मतलब इन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पॉलिटिकल सिस्टम को देखा जाता है assemblage of interacting structure, processes and functions related to governance such as legislature, executive, judiciary and political parties. These elements of the political system perform specific role functions within the larger societal system. एक सब सिस्टम की तरह ऑपरेट करता है. सेकेंड इसका जो एलिमेंट है वो ये है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म मेनी फंक्शंस. बहुत तरह के फंक्शन स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं जो कि जरूरी होता है उस सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए. इसको 4 लेवल पे एलमंड ने एनालाइज किया. कुछ फंक्शन जो है कन्वर्सन फंक्शन होते हैं, जैसे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, आगे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे. कुछ फंक्शन जो है कैपेबिलिटी फंक्शन होते हैं, सिस्टम को एक कैपेबिलिटी देते हैं. कुछ जो है उसके मेंटेन और अडेप्टेबिलिटी के लिए होते हैं. इनपुट आउटपुट मॉडल भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में जो ये स्ट्रक्चर हैं, प्रोसेसेस हैं, फंक्शन हैं, वो आपने देखा कि वो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्सन होता है. तो कन्वर्सन किस चीज को होता है? इनपुट इन्वायरमेंट से लेता है सिस्टम, इसको एक फैक्ट्री की तरह इसमें प्रोसेस करता है और इसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है. एक पार्ट जो है वो फीडबैक लूप में जाती है, ये पूरे इन्वायरमेंट में रहता है. तो इनपुट होगी रेफर टू, जो ईस्टर्न ने कहा कि इनपुट इज लाइक सोसाइटल डिमांड्स और सोसाइटल सपोर्ट, जिससे कि सिस्टम काम कर सके, पॉलिटिकल सिस्टम, और फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी. आउटपुट जो है आर द डिसीजंस ऑन पॉलिसीज मेड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम. जो पॉलिटिकल सिस्टम आउटपुट थ्रो करती है, लाइक लॉज, पॉलिसीज, रूल्स, पब्लिक पॉलिसीज, ये सब जो है आउटपुट है. और फीडबैक लूप जो है ए पार्ट ऑफ द आउटपुट जो है अगेन फेड थ्रू द इनपुट टू द सिस्टम, जिससे कि आउटपुट को हम फाइन ट्यून कर सके बदलते हुए इन्वायरमेंट के अनुसार. एंड फाइनली जो है इसका एक की एलिमेंट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का, एडाप्टेशन, इक्विलिब्रियम एंड इंटीग्रेशन. ये पूरा जो है एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिसमें कि ये सारे स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रोसेस आपस में इंटीग्रेटेड होल बनाते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है. और वो इस तरीके से फंक्शन करते हैं स्ट्रक्चर, जिससे कि ये सिस्टम जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम है अपने इन्वायरमेंट, लार्जर इन्वायरमेंट के साथ ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहे, अडेप्ट करता रहे और इस तरीके से रहे कि सिस्टम परपेचुअली जो है चलता रहे, फलता फूलता रहे. दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन एंड इंटीग्रेशन. एलिमेंट्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इंट्रोड्यूस न्यू टर्म्स. तो चलो कुछ टर्म जो अभी तक मैं बार बार कह रहा हूं उसको देखो कि कैसे इन्होंने जो है कुछ न्यू टर्म इजाद किया जो कि काफी हेल्प किया कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में. पहले जो है जब पॉलिटिकल सिस्टम नहीं आई थी तो हम स्टेट और उसके जो इंस्टीट्यूशन, लीगल अपरेटस होते थे, कोर्ट, कचहरी, आर्मी, पुलिस, उसी को हम एनालाइज करते थे. अब उसको हम जो है पॉलिटिकल सिस्टम कहने लगे. अब हम स्टेट को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, स्टेट और इसके इंस्टीट्यूशन को, कि इंडिया में कैसे, हम पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम से कंपेयर करें. सो पॉलिटिकल सिस्टम रिप्लेस द स्टेट एंड इट्स लीगल अपरेटस. स्ट्रक्चर जो ये टर्म है नया, उसने रिप्लेस कर दिया इंस्टीट्यूशंस को. पहले हम इंस्टीट्यूशंस कहते थे, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, अब वो स्ट्रक्चर हो गए. रोल जो है उसने, या रोल या फंक्शन, सब्स्टिट्यूटेड फॉर ऑफिस. पहले हम कहते थे कि ये ऑफिस है, वो ऑफिस है, उसको हम रोल एंड फंक्शंस कहने लगे. और फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक टर्म सब्स्टिट्यूटेड फॉर पावर और इन्फ्लुएंस. क्योंकि आपने देखा कि फंक्शन क्या है, ये कैसे एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है और ओवरऑल सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, यही तो फंक्शन है. तो फंक्शन सब्स्टिट्यूटेड फॉर पावर और इन्फ्लुएंस. तो दीज आर द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चर, रोल एंड फंक्शन. अब देखिए कि इसके बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बेसिस पे हम पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं. कौन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन ट्रेडिशनल है, कौन पिछड़ा हुआ है, कौन एडवांस है, लाइक दैट. Political system may be represented as modern and traditional, developed and underdeveloped, industrial or agrarian, on the basis of its structural functional analysis. कैसे? पहले तो ये इसमें माना जाता है कि political systems have evolved through stages of development. Structures become more differentiated as system reach higher stage of growth. ये माना जाता है कि लेस डेवलप जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं उसमें
एक ही बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो सब काम करता है। जैसे एक राजा है, वही एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है, लीगल फंक्शन करता है, जुडिशियल फंक्शन करता है, रिलीजियस फंक्शन करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है, एवरीथिंग फ्यूज सोसाइटी है। फिर जब सोसाइटी थोड़ी बहुत डेवलप होती है तो अलग अलग स्ट्रक्चर जो है अलग अलग फंक्शन करने लगते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी से निकल के, जिसको फ्रेडरिक्स ने कहा कि एक ट्रांजिशनल सोसाइटी बनती है, जैसे इंडिया है, जिसमें कि ऐसा तो जरूर है कि एक स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन करता है, एक ही फंक्शन को बहुत स्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन हाँ डिफ्रेंसिएशन शुरू हो गई है। और जब सोसाइटी एकदम डेवलप हो जाता है और उसमें रैशनल लीगल अथॉरिटी आ जाती है जो वेबर ने दिया है, टास्क स्पेसिफिकेशन हो जाता है, हर स्ट्रक्चर अलग अलग टास्क करने लगता है, तो पूरे रोल डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। फिर तो एक स्ट्रक्चर केवल एक ही फंक्शन करता है, पूरी तरह क्लैरिटी होती है। इस तरह की सोसाइटी को फ्रेडरिक ने डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहा, या एडवांस सोसाइटी कहा, या इंडस्ट्रिया कहा। और जो ट्रांजिशनल सोसाइटी है जो डेवलपिंग है, उसको प्रिज्मेटिक या ट्रांजिसिया कहा। और जिसमें एक ही स्ट्रक्चर सारे फंक्शन करता है, फ्यूज सोसाइटी उन्होंने कहा, या एग्रेरिया कहा। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर और फंक्शन को एनालाइज करके आप ये बता सकते हो, आप डायग्नोज कर सकते हो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कितना एडवांस्ड है या कितना पिछड़ा हुआ है। अब आइए फंक्शंस पे थोड़ा हम जो है फोकस करते हैं, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फंक्शंस हैं, इसीलिए कुछ स्ट्रक्चर हैं जो उस फंक्शन को करने के लिए, और वो फंक्शन करने जरूरी है सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जो कैटेगराइजेशन फंक्शन का एलिमेंट ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में किया है, उसको तीन तरीके से देख सकते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि कुछ फंक्शन जो है रिक्विजिट फंक्शन होते हैं और कुछ प्री रिक्विजिट फंक्शन होते हैं। इस तरीके से डिवाइड किया। रिक्विजिट फंक्शन वो है जो कि इंश्योर करते हैं कि सिस्टम जो है स्टेबल रहेगा, ऑर्डर मेंटेन करेगा, कंटिन्यूटी होगी, बना रहेगा, फलता फूलता रहेगा। जैसे रिग्स ने जो है 5 रिक्विजिट फंक्शन आइडेंटिफाई किया, फ्रेडरिक्स ने। इकोनॉमिक फंक्शन, सोशल फंक्शन, कम्युनिकेशनल फंक्शन, सिंबॉलिक फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन। प्री रिक्विजिट फंक्शन वो है जो कि इसेंशियल है फर्स्ट की पॉलिटिकल सिस्टम बने, उसी के लिए इसेंशियल है कि ये होना चाहिए तो होगा। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट से सोसाइटी बनती है, उस टाइप के जो प्री रिक्विजिट फंक्शन। देन आप ये देख सकते हो कि दूसरे लेवल पे कि फंक्शन कैन बी थॉट ऑफ कि इनपुट फंक्शन क्या होंगे। किसी पॉलिटिकल सिस्टम में ले तो लीजिए, तो जो इनपुट में जो इंटर कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में, वो फंक्शंस क्या हो सकते हैं। लाइक जैसे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। दिस मे बी द इनपुट फंक्शंस। और फिर हम देख सकते हैं कि आउटपुट फंक्शंस क्या है जो कि सिस्टम बाहर थ्रो करता है एनवायरमेंट में, लाइक रूल मेकिंग है, रूल एजुकेशन है, पब्लिक पॉलिसी है, लॉ है, लाइक दैट। इस तरीके से भी हम फंक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने रिक्विजिट प्री रिक्विजिट को किया, उस तरह इनपुट आउटपुट को। थर्ड लेवल पे जो है इस तरीके से बांट सकते हैं जो आलमंड ने बांटा कि 4 लेवल्स ऑफ फंक्शन। कन्वर्सन फंक्शन, मतलब कैसे जो है इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है। कैपेबिलिटी फंक्शन, सिस्टम को क्या कैपेबिलिटी देती है वो फंक्शन जो सिस्टम को कुछ करने को कैपेबल बनाती है। मेंटेनेंस एडेप्टेशन फंक्शन एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट फंक्शन। 4 लेवल पे फंक्शन को एलिमेंट ने देखा। चलिए इसको थोड़ा और आगे के स्लाइड में देखते हैं। कन्वर्सन फंक्शन, जैसा मैंने कहा, इट कन्वर्ट इनपुट डिमांड्स एंड सपोर्ट, जो ईस्टर्न ने दिया था कि इनपुट जनरली जो है सोशल डिमांड्स एंड सपोर्ट के फॉर्म में होती है, टू आउटपुट डिसीजंस एंड एक्शंस में कन्वर्ट करता है। मतलब डिमांड्स एंड सपोर्ट इज कन्वर्टेड थ्रू द पॉलिटिकल सिस्टम। सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं, जो जहां पे प्रोसेस के साथ में जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड प्रोसेस मिल करके कन्वर्ट करते हैं इनपुट को आउटपुट में। इनपुट जो है डिमांड्स एंड सपोर्ट है, आउटपुट जो है रूल, लॉ, पब्लिक पॉलिसी हो सकते हैं। सो कन्वर्टिंग इनपुट डिमांड्स एंड सपोर्ट एंड टू आउटपुट डिसीजंस एंड एक्शंस एज इंटरनलाइज्ड विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। Interest articulation, interest aggregation, political communication, rule making, rule application and rule education, ये सब जो है कन्वर्सन फंक्शन के इनपुट या आउटपुट है। कैपेबिलिटी फंक्शन क्या है, जो जैसे रेगुलेशन फंक्शन है, एक्सट्रैक्शन फंक्शन है, जैसे कि आप सिस्टम जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है। आप कई चीज, इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन हो सकता है, सपोर्ट एक्सट्रैक्शन हो सकता है, लेजिटिमेशन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो आप करते हैं बेसिक इनकम से हो, चाहे किसी भी तरीके से टैक्स लगा करें, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंबॉलिक रिस्पॉन्स भी जो है। कई बार जो सिस्टम है वो एक तरह का सिंबॉलिज्म भी होता है,
और उससे भी काफी जो है फर्क पड़ता है, उससे भी सिस्टम को मेंटेन करने में जो है हेल्प मिलती है, जो कल्चर से जुड़ा होता है। मेंटेनेंस एंड एडेप्टेशन फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है, एक सिस्टम का बाहर यदि चेंज हो गया, वैसे ही सिस्टम में स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोसेस अपने को एडजस्ट करते हैं जिससे कि वो अडेप्ट कर सकें बदलते हुए परिस्थिति से और सिस्टम को मेंटेन कर सकें। नहीं, यदि ये नहीं कर पाते हैं तो सिस्टम विदर अवे हो जाता है। मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है और यदि लार्जर इन्वायरमेंट जो है वो बदल गया, जो वहां पे जिस टाइप की जो पॉलिटिकल कल्चर है वही वही बदल गई, तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी अपने को उसके अनुसार से बदलना पड़ता है। एंड देन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट भी जो है वो हर लेवल को सपोर्ट करता है, क्योंकि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब कि कैसे जो है आप जो न्यू सिटीजन है या पीपल है उसको पॉलिटिकल सिस्टम से कैसे अवेयर कराते हैं, कैसे उसको उससे जोड़ते हैं आप, वो क्या किस तरीके से जुड़ता है, अच्छे से या उसकी अच्छी सोच लेके या बुरी सोच लेके। जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, चर्च हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये सब जो है पॉलिटिकल पार्टी, ये सब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कराते हैं। और कुछ उसमें से पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है जो एक्टिव पॉलिटिकल एक्टर के तौर पे जुड़ते हैं। तो दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ फंक्शंस एज पर एल्मन। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग इनपुट आउटपुट फंक्शंस को देखें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आप काफी लिख सकते हैं। एल्मन ने जो है इनपुट फंक्शंस 4 तरह का बताया। पहला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। मतलब ये कैसे जो है आप इंडक्ट करते हैं सिटीजन को या पीपल को पॉलिटिकल सिस्टम से अवेयर कराते हैं। फैमिली, स्कूल, चर्च, ट्रेड यूनियन, पार्टी, इवन गवर्नमेंट एजेंसी जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करती है। इसी के दौरान आपका एक आउटलुक बनता है, ओरिएंटेशन बनता है, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बनता है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। आप उसको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, और आपका पॉलिटिकल ओपिनियन फॉर्म होता है। It involves recruitment of people from different social groups into political parties, civil services, interest group and all. Then interest articulation है, मतलब इंटरेस्ट जो है बिखरे हुए हैं। एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, किसी कोई ऑफिस गोयर का है, मिडिल क्लास का है, ऑल उस इंटरेस्ट को कैसे आप आर्टिकुलेट करते हैं, कैसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला करके इस तरीके से आप उसको पेश करते हैं कि जो डिसीजन मेकर है उनको समझ में आए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। सो इट इज एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड डिमांड्स फॉर एक्शन बाय द गवर्नमेंट और हु आर इन पावर। इंटरेस्ट एग्रीगेशन और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के आगे का स्टेज है। It combining of interest and demands which are already articulated by interest group and political party. अब जो है इंटरेस्ट तो आर्टिकुलेट हो गए हैं, लेकिन वो इतने फ्रेगमेंटेड हैं कि उसको जैसे इतने सारे सेगमेंट हैं पॉपुलेशन के और उनकी इंटरेस्ट आर्टिकुलेटेड है, उसको हम एग्रीगेट नहीं करेंगे, उसको जमा नहीं करेंगे, उसको एक मिलाएंगे नहीं, तो लार्जर जो है सरकार के लिए डिसीजन लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे उसको एग्रीगेट करते हैं कि पूरे किसानों की जो है ये इंटरेस्ट है, मिडिल क्लास का ये इंटरेस्ट। अब हमने पूरे जो है उसको एक एग्रीगेट कर दिया, एक बहुत बड़ा सा जो है हमने घेरा बना दिया, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। नॉर्मली ये इंटरेस्ट ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हर इन तीनों फंक्शन को हेल्प करता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन अकर थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये सिंबॉलिक भी हो सकता है, जब कोई नेता भाषण देता है, हाथ उठाता है, या कोई जो है रोड शो करता है, कोई ट्वीट लिखता है, कोई इवन अपनी एक पिक्चर जारी करता है, अपने को शो करता है, मतलब वेव करता है पीपल से। सारे जो है कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू करती हैं, कैंपेन चला करती हैं, आंदोलन से करती हैं, सोशल मूवमेंट से करती हैं, कई तरीके से। इंटरेस्ट ग्रुप भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करते हैं। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है सभी इनपुट फंक्शन को हेल्प करता है। आउटपुट फंक्शन जो है रूल मेकिंग हो सकती है, जो कि सिस्टम बनाता है, उसमें पॉलिसीज भी हैं। रूल एप्लीकेशन, जो मतलब पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी या लॉ को इंप्लीमेंट करना। और जो जुडिशियल फंक्शन है रूल एडजुडिकेशन, जो कोर्ट करती है। आप देखेंगे तो ये लेजिस्लेचर करती है, रूल एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करता है या एग्जीक्यूटिव, और रूल एडजुडिकेशन जो है वो जुडिशियरी करती है। सो दीज आर द आउटपुट फंक्शंस। अब फाइनली जो है हम लोग ये देखें कि कौन कौन थिंकर जो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म के लिए जिन्होंने की बहुत बड़ा काम किया है। सबसे पहला नाम आप टैलकट पार्सन का ले सकते हैं, जो एसेंशियली एक सोशियोलॉजिस्ट थे, ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने ग्रैंड थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म दिया था, जिसने कि इंस्पायर किया आलमंड को
गैब्रियल एलमैन को टू डेवलप स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने बुक लिखा था द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। गैब्रियल एलमैन और बिंघम पैवल, इन दोनों का नाम आपको याद रखना चाहिए। दोनों ने मिल करके 1960s में जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को पॉलिटिकल साइंस में लाया। उन्होंने बिल्ड किया डेविड ईस्टन के पॉलिटिकल सिस्टम पे। तो उन्होंने जो बुक लिखा है जरूर आपको याद रखना चाहिए, गैब्रियल एलमैन का द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम प्रोसेस एंड पॉलिसी एंड सिविक कल्चर। सिविक कल्चर उन्होंने सिडनी बर्वा के साथ लिखा था। यहाँ उन्होंने कल्चर को जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से इंटीग्रेट किया। डेविड ईस्टन तो पितामह हैं सिस्टम अप्रोच के पॉलिटिकल साइंस में, और उनके ही सिस्टम अप्रोच का ये एक तरह का डेरिवेटिव है, उससे निकला हुआ अप्रोच है। सिस्टम ईस्टन ने जो बुक लिखी है पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में, फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस एंड सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। फ्रेडरिक्स ने सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का यूज किया। इन्होंने डेवलपिंग सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए इसका यूज किया। उसके बेसिस पे उन्होंने जो है फ्यूज, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की परिकल्पना की। इस बेसिस पे कि उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन किस तरीके से डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं है, और इसी बेसिस पे उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट फ्रॉम एग्रेरिया जो कि फ्यूज सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिसिया जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी को, और इंडस्ट्रिया जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी को। इन्होंने बुक लिखा द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिज्मेटिक सोसाइटी। अब यदि लास्ट में हम देखेंगे इसके प्रॉस एंड कॉन्स, ये आपको हेल्प करेगा जब क्रिटिकली इवेल्युएट करके जब क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि क्या क्या इसके माइनसेस है। लेकिन प्लस जरूर लिखिए, तभी माइनस लिखिए, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपको उसके बुराई करनी है। प्लस एंड माइनस, इसके प्लसेस देखें तो बहुत सारे थे। इनफैक्ट एक बात आपको जानना चाहिए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक तरीके से अब ढह चुका है। इसको बहुत मेन अप्रोच अब नहीं माना जाता। आज के समय में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रैशनल चॉइस अप्रोच, गेम थ्योरी एंड हिस्टोरिकल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये सब ज़्यादा जो है चर्चा में है इंस्टीड ऑफ दिस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, क्योंकि इसमें जो माइनसेस थे हम लोग देखेंगे। प्लस इसमें जो है दिस अप्रोच इज इकोलॉजिकल इन कैरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इन्वायरमेंट और कैसे सिस्टम अपने इन्वायरमेंट से तारतम्य बनाता है, अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके चलते जो है ये चेंज को जो है अकाउंट फॉर कर पाता है, और कैसे बदलते हुए परिस्थिति में पॉलिटिकल सिस्टम अपने को मेंटेन करता है, इस पर फोकस होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ के लिए। ये डायनेमिक व्यू स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन का देता है, क्योंकि स्ट्रक्चर फंक्शन बदलते रहते हैं। बहुत सारे फंक्शन जो है दूसरे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कोई और स्ट्रक्चर करेगा, स्ट्रक्चर का नेचर भी चेंज होता है, उसके फंक्शन भी बदलते हैं। तो एक डायनेमिक व्यू पॉलिटिकल सिस्टम का ही लेता है। ये एक सिस्टमिक व्यू लेता है, क्योंकि ये एक ओवरऑल जो है पार्ट्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, फंक्शन, और मिल करके कैसे इंटीग्रेटेड होल बना रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक व्यू है, एक कोई मतलब फ्रेगमेंटेड व्यू नहीं है। और ये वैल्यू न्यूट्रल है। वैसे तो ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि वैल्यू न्यूट्रल है, लेकिन ये किसी भी कल्चर में फिट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्टेक्चुअल होते हैं, अपने कल्चर से जो है वो एक तरह से अडेप्टेड होते हैं, अपने कल्चर के अनुसार होते हैं। इसलिए ये किसी भी कल्चर में, किसी भी वैल्यू में स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एनालिसिस की जा सकती है। इसके अलावा ये जो ब्लैक बॉक्स है, मैंने आपको बताया था सिस्टम अप्रोच में कि सिस्टम जो है एक तरह का ब्लैक बॉक्स जैसा, इसके अंदर जनरली नहीं झांका जाता है। लेकिन जो ये अप्रोच है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, वो सिस्टम के अंदर झांकता है, उसको थोड़ा अनपैक करता है। इसके चलते ये अच्छा है, मतलब इसके प्लसेज हैं, क्योंकि वो इसके अंदर झांकता है कि कौन से स्ट्रक्चर हैं और वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। इट इज फोकस्ड ऑन पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ये इसको डेवलप ही किया था एलमैन ने, टू स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो ये इसकी एक प्लस पॉइंट है। इट हेल्प कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि आप बहुत आसानी से जो है, जैसा मैंने कहा कि आप दो पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर को, अमेरिका में क्या स्ट्रक्चर कौन से फंक्शन करती है और इंडिया में वही फंक्शन कौन स्ट्रक्चर करता है, इस बेसिस पे आप पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं। आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि 100 साल पहले जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर, कौन फंक्शन करता था, अभी कौन कर रहा है। इससे जो है कैसे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम टाइम में इवॉल्व किया है, कौन सा सिस्टम जो है वो डेवलप्ड है, कौन ट्रेडिशनल है या अंडर डेवलप्ड है, ये भी आप देख सकते हैं कि वेदर वो डिफ्रैक्टेड है कि नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर कई फंक्शन तो नहीं कर रहा है, इस बेसिस पे। तो ये हेल्प करता है। इट इज वैल्यूएबल इन स्टडिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जैसा मैंने कहा कि आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देख सकते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन के एनालिसिस से आप ये देख सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप्ड है या पिछड़ा हुआ है। और फाइनली जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी पे चूंकि फोकस करता है, तो वो तो इससे ही मिलता है कि ये डायनेमिक व्यू लेता है स्ट्रक्चर फंक्शन का, और ये जो है चेंजेस को भी अकाउंट फॉर करता है उस तरीके से जिससे कि वो
सिस्टम एडाप्ट कर सके अपने इन्वायरमेंट से और वो फ्लेक्सिबल बना रहे और हमेशा के लिए एक तरह से मेंटेन रहे, मतलब वो विदर अवे ना कर जाए बदलती हुई परिस्थिति में। माइनसेज यदि इसके हम देखें तो ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है, बहुत ज्यादा इसको, मतलब आप एकदम, आपको लगता है कि एकदम नीट एंड क्लीन जो है स्ट्रक्चर है और वो फंक्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। यदि आप एक्चुअल रियल लाइफ में देखो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेलिनिएट कि कौन स्ट्रक्चर कौन फंक्शन कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर को भी अलग अलग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया पैटर्न सोशल बिहेवियर, लेकिन इतना आसान नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक कंजर्वेटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव आइडियोलॉजी। ये जो एकदम आप पहले से डिटरमिन कर दोगे, अमेरिका के एक प्लूरल पॉलिटिकल कल्चर को आपने ले लिया, वेस्टर्न आपने ले लिया लिबरल डेमोक्रेसी, और उसमें जो स्ट्रक्चर आपको पाए जाते हैं उसी को आप हर जगह खोजने की कोशिश करते हो। तो एकदम एक डिटर्मिनिस्टिक है और एकदम बहुत ही ज्यादा टेलियोलॉजिकल है, मतलब कि आप कोई फंक्शन देखते हो एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आपको लगता है कि जरूर कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा जो इस फंक्शन को कर रहा है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी। और ये एक तरह का कंजर्वेटिव अप्रोच तो है ही, क्योंकि आप हमेशा मेंटेनेंस, ऑर्डर मेंटेन करना, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, सिस्टम को बनाए रखना, तो बहुत रेडिकल चेंज की आप बात ही नहीं करते हो। और एक रेस्ट्रिक्टिव आइडियोलॉजी, क्योंकि चेंज बहुत एक लिमिटेड दायरे में आप देखते हो। इसमें एक क्लियर जो आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर, कैसे मैंने कहा है, बहुत डिफिकल्ट है, और उसका जो फंक्शन, कौन स्ट्रक्चर क्या फंक्शन कर रहा है, ये इतना आसान तो कभी नहीं होता है जानना। इट फोकस ऑन मेंटेनेंस, स्टेटस को, जैसा मैंने कहा ऑलवेज स्टेटस कोइस्ट है, कैसे मेंटेन करें, अडाप्ट करें, कैसे टिंकरिंग हो, बहुत मतलब ग्रेजुअल चेंज हो। इट इज लिमिटेड फोकस ऑन पॉलिटिकल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कम इस पर फोकस होती है, बहुत लिमिटेड वे में। रेडिकल चेंज तो इसमें आप स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। सेपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन नॉट नीट एंड लॉजिकल, बहुत ही सब्जेक्टिव है, जैसे भी आपने देख लिया, आपको जैसा दिखे वैसा। फ्रेडरिक्स आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने देखा। आइडियोलॉजिकल बायस है, इट इज गाइडेड बाय वेस्टर्न लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम, जो मैंने कहा, इसलिए ये, और उसी कल्चर से भी ये गाइडेड है, उस तरीके से होना चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर को ऐसे फंक्शन करना चाहिए। कई जगह इथनोसेंट्रिक भी लगता है, यूरोसेंट्रिक भी लगता है, एंड इट डज नॉट गिव अटेंशन टू पावर रिलेशन, जो है इलीट कैसे जो है मार्जिनलाइज करते हैं मासेस को, कन्फ्लिक्ट थ्योरी को तो ये बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं करता है। तो इसको सब कुछ चंगा सी दिखता है, स्ट्रक्चर है नीट एंड क्लीन, और वो कुछ फंक्शन करते नजर आते हैं लाइक दैट। सो डियर स्टूडेंट, यदि इस लॉन्ग डिस्कशन को हम सम अप करें तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज ए डेरिवेटिव, एक काट दीजिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो डेरिवेटिव थ्योरी है, सिस्टम अप्रोच से निकलता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी करने के लिए। गैब्रियल अल्मंड इसके फादर कहे जाते हैं। इन्होंने जो है डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच से इसको डेवलप किया। वैसे ये डेवलप जो है होता है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। आप जो रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की और टेलकट पार्सन सोशियोलॉजिस्ट को याद कर सकते हैं। He was inspired by theory of functionalism by sociologist Telkar Parson and his system approach developed by David Easton. In this approach, the system is viewed, system को देखा जाता है as made up of structures, processes and functions which are combining or interrelated or interdependent, influence each other to make a stable political system in equilibrium to its environment. Structures are pattern social behavior, pattern कहिए patterned social behavior, and functions are interdependence and influence of structure upon each other and on larger system. ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया। अब आगे ऑलवेज आप याद रखें कि स्ट्रक्चर और पैटर्न सोशल बिहेवियर। आपको कोई घर में भी आप कह सकते हैं कि मैरिज इज ए स्ट्रक्चर, फैमिली इज ए स्ट्रक्चर, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ए पैटर्न सोशल बिहेवियर। Structural functionalism was developed especially for studying political development in developing countries. Gabriel Almond, Fredericks, and many other thinkers used this approach to study and compare the politics of developing countries. ये हम लोगों ने देखा भी। इसके प्रोज देखें तो ये इकोलॉजिकल है, तो इन्वायरमेंट और उससे अडेप्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस्ड है, कटा हुआ नहीं है, क्लोज सिस्टम नहीं है, फोकस्ड ऑन पॉलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इट इज डायनेमिक, इट टेक्स डायनेमिक व्यू ऑफ द सिस्टम, एनालिटिकल है, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या फंक्शन कर रहा है। इट इज सिस्टमिक है, मतलब कि ये फ्रेगमेंटेड नहीं है, एक ओवरऑल पिक्चर लेता है, मतलब पार्ट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन प्रोसेस मिलके कैसे होल बनाते हैं। एंड इट्स वैल्यू न्यूट्रल, क्लेम करता है। इट्स कॉन्स है, इट इज डिटर्मिनिस्टिक, कंजर्वेटिव, रेस्ट्रिक्टिव आइडियोलॉजी है, वेस्टर्न बायसेज है इसमें, और जो स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो सेपरेशन, इवन तो आइडेंटिफिकेशन भी बहुत डिफिकल्ट है, आपको आइडेंटिफाई करना स्ट्रक्चर को बहुत डिफिकल्ट है। वो कल्चर से गाइडेड होता है, कुछ स्ट्रक्चर आपको बाहर से आके दिख ही नहीं सकता है, वो अंदर के लोगों को ही पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर है, और अंदर के लोगों को फील ही नहीं होगा कि कोई स्ट्रक्चर है पैटर्न सोशल बिहेवियर के तौर पे।
और उसका जो नीट सेपरेशन स्ट्रक्चर का फंक्शन में तो और भी वेग है, स्टेटस कोइस्ट है जो कि रेडिकल चेंज को तो अकाउंट फॉर ही नहीं करता है। इसके अलावा ये पावर की जो डायनेमिक्स है उसको बिल्कुल नेगलेक्ट करता है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी को नेगलेक्ट करता है और एजेंसी को भी नेगलेक्ट करता है। हर जगह स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, तो आपको लगेगा कि कोई इंडिविजुअल की अपनी कोई एजेंसी है ही नहीं, इंडिविजुअल बदल ही नहीं सकता है। जबकि हम रियल देखते हैं तो एक इंडिविजुअल जो है क्या चेंज लाता है। अभी ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या कोई स्ट्रक्चर उनके आड़े आ पा रही है? हिटलर ने क्या किया, कोई स्ट्रक्चर। स्टालिन के सामने कोई स्ट्रक्चर, इवन चंगेज खां के सामने कोई स्ट्रक्चर, नेपोलियन के सामने कोई स्ट्रक्चर। ऐसे कितने ही विलक्षण एजेंसी हुए हैं जो कि पूरे स्ट्रक्चर को हिला के रख देते हैं, और ये यहाँ पे आपको एजेंसी कहीं दिखेगी नहीं। ये सब इसकी जो है आप क्रिटिकल वे में आप इसको आंक सकते हैं जब आएगा कि क्रिटिकली एनालाइज। इसके अलावा यदि ये आपको आता है कि क्रिटिकली एनालाइज करें कि डेवलपिंग कंट्री के लिए कितना यूजफुल है, तो चूंकि ये वेस्टर्न बायस है, यूरोसेंट्रिक है, इथनोसेंट्रिक है और एक डिटर्मिनिस्टिक है, तो वो आपको कहना चाहिए कि हाँ हमें कुछ तो हेल्प करता है। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट की बहुत बड़े थिंकर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के हुए रजनी कोठारी, आप आगे शायद पढ़ोगे, उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को यूज किया था। इसके अलावा मॉरिस जॉन्स ने इंडियन पॉलिटी पे काफी लिखा, उन्होंने भी इसको यूज किया। कई थिंकर ने यूज किया इंडिया के पॉलिटी को, बट इट इज नॉट वेरी इजी कि आप एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी से, वेस्टर्न जो वैल्यू सिस्टम है उससे गढ़े हुए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को, जो एक अलग चश्मे से जो है पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखता है, उससे अपने कंट्री का या डेवलपिंग कंट्री के पॉलिटी को एनालाइज करें, इतना आसान नहीं है। अब आइए पास्ट ईयर क्वेश्चन यदि हम देखें फाइनली, तो जो एक्चुअल 2024 में जो पेपर हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अदर यूनिवर्सिटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, उसमें पूछा गया था क्रिटिकली डिस्कस द रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यही तो अभी हम लोगों ने पूरे 50 मिनट तक डिस्कस किया, इसकी रिलेवेंस। आप ये जरूर लिख सकते हैं कि आज के समय में इसकी रिलेवेंस बहुत कम हो गई है इन कंपैरिजन टू अदर अप्रोचेस, लेकिन स्टिल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क देता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए और कंपेयर करने के लिए। अदर प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं कि critically examine the contribution of structural functional approach to the study of comparative politics. How does this approach enhance our understanding of political system in both developed and developing country? हमें सिस्टम को समझने में हेल्प करता है, कंपेयर करने में हेल्प करता है। Discuss the advantage and limitations of using a structural functional approach in understanding political system in developing nation. अभी जो हमने pros and cons देखा उसको लिख सकते हैं। How does it help to hinder the analysis of political change? आप ये कह सकते हैं कि यस, कुछ चेंज तो ये जरूर एनालाइज करता है, क्योंकि एडेप्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए चेंज जो इन्वायरमेंट में होती है वो कैसे पॉलिटिकल सिस्टम उससे कोप अप करता है, कैसे खुद उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन एडजस्ट करते हैं, ये तो एनालिसिस होती है। लेकिन रेडिकल चेंज को जो है नहीं दिखा सकता है, क्योंकि इसके अलावा जो चेंजेस जो पावर स्ट्रक्चर में हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट के चलते हो रहे हैं, एजेंसीज के द्वारा हो रहे हैं, वो भी इसको समझ में नहीं आ सकता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, थर्ड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, द पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच विद द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लिखें, फिर कहें कि उसी से डेरिवेटिव जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। इन दोनों में जो मेजर जो कंट्रास्ट ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स अप्रोच है, वो अंदर नहीं झांकता है, जबकि पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो ब्लैक बॉक्स को अनपैक करता है, अंदर झांकता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में हो क्या रहा है, वो झांकने की कोशिश करता है। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच इन जनरल है, किसी भी डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के लिए खास नहीं बनाया गया, जबकि ये डेवलपिंग कंट्री के लिए बनाया गया है। इस मायने में जो है पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच से ये अलग है। इसमें दूसरा ये है कि इसमें पॉलिटिकल कल्चर को काफी इंटीग्रेट किया गया है, जो पॉलिटिकल सिस्टम कल्चर एग्नोस्टिक होता है। ये एक तीसरा डिफरेंस आप इसमें कर सकते हैं। इस तरह के कई डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, और समानता तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच से ही निकला हुआ है। इसमें भी इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन एंड कन्वर्सन, इसको ध्यान दिया जाता है, फीडबैक लूप को ध्यान दिया जाता है। तो पूरे सब कुछ सिस्टम के ही कॉन्टेक्स्ट में है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या फंक्शन करता है, और वो फंक्शन किस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, वो फंक्शन कैसे रिक्विजिट या प्री रिक्विजिट होती है, वो फंक्शन कैसे कन्वर्ट करता है इनपुट को आउटपुट में, और वो फंक्शन कितनी जरूरी होती है। यही तो है। तो वो पूरा सिस्टम अप्रोच से ही ये गाइडेड है, सिस्टम अप्रोच को ही बेस बना करके ये अप्रोच आगे बढ़ता है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आपको ये पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें,
और जो NEP एग्ज़ाम गाइड जो है सेकेंड सेमेस्टर की वो मौजूद है, ऑलरेडी है, पिछले साल मैंने बनाया। ऑफ कोर्स उसको थोड़ी बहुत चेंज होगी तो आपके एग्जामिनेशन से पहले कुछ क्वेश्चन जोड़ देंगे, अदरवाइज दैट गाइड इज़ वेरी अप टू डेट, आप उसको यहाँ से ले सकते हैं और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वेबसाइट, ईमेल, टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर। एक बार मैं पढ़ देता हूं क्योंकि किसी ने कहा कि सर आप लास्ट में पढ़ दीजिए, तो वेबसाइट है polsciencehelp.in, polschelp.in। ईमेल जो है paulsciencehelp@gmail.com। टेलीग्राम चैनल जो है वो polsciencehelp है और ट्विटर भी @polsciencehelp है। तो आई होप कि आप इन तरीके से मुझसे जुड़ोगे, आप कोई सवाल पूछोगे तो मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने का, यदि वो 1-2 लाइन में दिया जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे। और मिलेंगे किसी एक और वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, बाय।